हेलो गाइस। हम ये पेपर वन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, पेपर वन का एक टॉपिक है जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज। कैसे कैसे ट्राइबल एरियाज इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट हुए, उसके बारे में ये टॉपिक है। देखिए शुरुआत कैसे होती है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स के आने से पहले ट्राइबल्स एक सुखी और आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे थे, बिना किसी के इंटरफेरेंस के। अपने हिसाब से अलग से आइसोलेशन में वो रह रहे थे, किसी तरह की दखलंदाजी उनके कल्चर में, उनकी परंपराओं में नहीं थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, उससे पहले वो ट्राइबल्स काम क्या करते थे, देखिए इनके बारे में दो तीन और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइबल्स का मेन जो काम था, इकोनॉमिक लाइफ थी उनकी, हंटिंग, फूड गैदरिंग, यानी शिकार वगैरह, सब्सिस्टेंस, एग्रीकल्चर, इनसे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। और उनका जो लैंड था, उनके ऊपर, कम्युनिटी लैंड के ऊपर उनका खुद का कंट्रोल था, यानी सरकार की कोई, उनके अंदर जो भी सरकार या मोनार्की, कोई भी राजा वगैरह पहले होते थे, इंटरफेरेंस बहुत कम था ट्राइबल के इंटरनल कल्चर में। फिर क्या हुआ, फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ना फुली इंटीग्रेट कर लिया हर हिसाब से ट्राइबल्स को अपने पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, यानी पॉलिटिकली भी इंटीग्रेट कर लिया, लीगली भी इंटीग्रेट कर लिया, इकोनॉमिकली भी इंटीग्रेट कर लिया। कैसे, देखिए अब ब्रिटिशर्स की जो मेन मकसद था इंडिया में, वो था रेवेन्यू का। ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू चाहिए था, और रेवेन्यू कहां से, वो फॉरेस्ट एरिया को वो नहीं छोड़ना चाहते थे, फॉरेस्ट के लैंड को यूज करना चाहते थे, वहां के पेड़ों को यूज करना चाहते थे। इसीलिए वो फॉरेस्ट के अंदर गए, और जैसे ही वो अंदर गए, बस ट्राइबल्स का अधिकार उन फॉरेस्ट पर खत्म हो गया, और ब्रिटिशर्स ने अपना आधिपत्य वहां स्थापित कर लिया। और लीगल रूप से कैसे, लीगल रूप से सारे के सारे लॉज, देखिए अब उन्होंने अपना पूरा का पूरा सिस्टम बनाया, तो उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं था, ज्ञान तो था मतलब जैसे, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि जैसे अब इंडिया, हमारी अभी प्रेजेंट इंडिया में आप देख लीजिए, ट्राइबल्स को बहुत ज्यादा हम कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा राइट्स दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, वो सिर्फ तो इकोनॉमिक फायदे के लिए यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने ट्राइबल कल्चर को कभी ट्राइबल माना ही नहीं, यानी डिस्टिंक्ट कल्चर माना ही नहीं। और इसलिए अब जब ब्रिटिशर्स आए तो इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उन्होंने सारा का सारा जस्टिस सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम, पहले वो ट्राइबल थे अपने सभा के हिसाब से, समिति के हिसाब से अपने जो फैसले थे खुद से लेते थे। अगर कोई भी केस होता था तो खुद से पंचायत से सोल्व करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो इसके अंदर भी दखलंदाजी स्टार्ट कर दी। अब क्या आया, अब ब्रिटिशर्स जब आए, जब क्रिश्चियन मिशनरीज भी आए, क्रिश्चियन मिशनरीज आए तो उन्होंने ट्राइबल्स के कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने तो ईसाई धर्म को फैलाने के लिए बहुत सारी हथकंडे भी अपनाए, और उन्होंने ट्राइबल कल्चर को क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने कहा कि ये डांस, म्यूजिक, फूड, मैरिज, आर्ट, ये सब जिन पर जो ट्राइबल कल्चर बेस्ड है, क्रिश्चियन मिशनरीज ने इन सब चीजों को क्रिटिसाइज किया। और जो ब्रिटिश के फॉरेस्ट लॉ थे, यानी देखिए अब ब्रिटिश ने जब फॉरेस्ट के अंदर कब्जा करना था, तो उन्होंने डेफिनेटली वो अपने फॉरेस्ट लॉज लाएंगे। यानी आपको याद होगा, प्रीलिम में हमने पढ़ा था 1827 का जो एक्ट था, वो उस टाइम पे आया था ब्रिटिशर्स के टाइम में, 1827 फॉरेस्ट एक्ट। तो जब ये एक्ट वगैरह ही फॉरेस्ट पे लागू होने लग गए, तो फिर ट्राइबल्स का काहे का वहां पे आधिपत्य रहा, यानी सब कुछ खत्म हो गया उनके लिए। तो क्योंकि फॉरेस्ट ही सब कुछ थे, फॉरेस्ट पे ही वो जी रहे थे, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। धकेल दिया, यानी बाहर निकाल दिया, ट्राइबल्स को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब देखिए, ठीक है, ब्रिटिशर्स का ठीक है, अब आजादी मिल गई। आजादी के बाद में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, संविधान निर्माता थे, उनके सामने दो अप्रोचेस थी उनके सामने। देखिए, एक अप्रोच तो ये थी कि ट्राइबल्स को जैसे है वैसे ही छोड़ दिया जाए, इनको अपने हाल पर, यानी कुछ भी इनको मेन स्ट्रीम में नहीं ले जाना चाहिए, और जैसे इनका अपने हिसाब से ये तरक्की करना चाहते हैं या फिर अलग रहना चाहते हैं, इनको अलग रहने दिया जाए, यानी आइसोलेशन में रहने दिया जाए। और दूसरी जो अप्रोच थी वो ये कहती थी कि नहीं, इन्हें मेन स्ट्रीम में मिला लिया जाए, यानी जो हमारे मेन स्ट्रीम के सारा पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस है, वो इन पर भी लागू हो, और इनको हमारे मेन स्ट्रीम कल्चर में मिला लिया जाए। तो ये दो अलग अलग अप्रोच थी। अब हुआ क्या, तो उस टाइम पर नेहरू थे, प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, और संविधान में भी उनका काफी योगदान था। उन्होंने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इन दोनों क्यों रिजेक्ट किया, उनके पीछे रीजंस हैं। अब देखिए, जो ये है, इसको आइसोलेशन में नहीं रहने दिया जा सकता, क्योंकि जो कुछ मार्केट फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर घुस चुकी हैं, यानी अब उन्हें अगर अपने हाल पर छोड़ दिया तो एक म्यूजियम के 100 पीस की तरह बनकर रह जाएंगे वो, यानी कुछ भी नहीं, डेकोरेशन पीसीस। जैसे अभी आप देखते होंगे अंडमान निकोबार में भी जरावा ट्राइब्स या वो ट्राइब्स हैं, और लोग उनको देखने के लिए जाते हैं, उनका अलग से कल्चर है। तो इसी तरह वो म्यूजियम पीसीस की तरह बन जाएगा अगर उनको अपने हाल पर छोड़ दिया।
और दूसरा ये है, उनको बिल्कुल पूरी तरह मेन स्ट्रीम में भी नहीं मिला सकते, क्योंकि इससे तो उनका खुद का कल्चर, इतना डाइवर्स कल्चर, जो हमेशा इंडिया फील्स प्राउड इन दिस डाइवर्स कल्चर, वो उनका सारा कल्चर, कस्टम, परंपराएं सब बंद हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों अप्रोच नेहरू ने नहीं अपनाई। तो नेहरू ने कौन सी अप्रोच अपनाई? नेहरू ने कहा ये ट्राइब्स तरक्की तो करेंगी, दे विल डेवलप, लाइक वी विल नॉट लीव देम ऑन देयर ओन टर्म्स, बट ये तरक्की करेंगी अपनी लाइन पर, अपने हिसाब से, अपनी टर्म्स पर। यानी ऐसा नहीं है कि स्टेट अपनी ओपिनियन इन पर थोपेगा, दे विल डेवलप बट ऑन देयर ओन टर्म्स। तो ये नेहरू की अप्रोच थी। तो इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं। मेन नेहरू ने कौन कौन से पॉइंट दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर, नेहरू की ट्राइबल पॉलिसी कैसी है। देखिए पहला तो रीजन ऑलरेडी वही है, वो तरक्की करेंगे लेकिन अपनी ओन टर्म्स पर, अपनी लाइन पर, अपने हिसाब से तरक्की करेंगे। दूसरा है इक्वेलिटी, यानी ट्राइबल और नॉन ट्राइबल जो लोग हैं बिल्कुल उनके बीच में इक्वेलिटी रहेगी, कोई भी सुप्रीम कमांड उनके ऊपर से बिल्कुल एक्सटर्नली रोक नहीं मारेगी। और तीसरा जो रीजन था, तीसरे जो पॉइंट है इसका, वो ये है कि लैंग्वेज है, ट्राइबल अपनी खुद की लैंग्वेज डेवलप करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि बाहर की लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश या कोई भी मेन स्ट्रीम की लैंग्वेज उन पे थोपी जा रही है, वो अपने हिसाब से लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को डेवलप करेंगे, अपनी लैंग्वेज में उनको एजुकेशन मिलेगी, अपनी लैंग्वेज से वो जस्टिस या सिस्टम या फिर लीगल सिस्टम जो कुछ भी चलाना चाहते हैं वो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से चलाएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर था, चौथा पॉइंट, ये लैंड राइट्स का। जो फॉरेस्ट के लैंड राइट्स है उन पर ट्राइबल्स का हक है, था और ट्राइबल्स का हक रहेगा। आपको याद होगा हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 लाया था, आप कह सकते हैं इसी पॉइंट्स का फर्दर एक्सपेंशन है ये। और जो पांचवा जो पॉइंट मेन था कि ओवर एडमिनिस्टर इनको नहीं किया जाएगा, यानी इनको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप ओवरली रेगुलेट कर रहे हो ट्राइबल इलाकों को। इसलिए आपने देखा होगा, देखिए शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, ये सारे के सारे ट्राइबल्स को हम गवर्नेंस के लिए हैं, बिल्कुल उनको बहुत सारी ऑटोनॉमी हमने दे रखी है, पैसा भी देख लीजिए आप। ये जो नेहरू की थी, ये 4-5 पॉइंट्स नेहरू की पॉलिसी के मेन पॉइंट्स हैं यहां पर, तो आप याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी इन पर आ सकता है, लाइक हाउ वाज द अप्रोच ऑफ नेहरू फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इनटू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन आल्सो कम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन यहां पर ये निकल के आता है, देखिए ये एसेस द नेहरूज पॉलिसी, मतलब इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, नेहरू की जो पॉलिसी थी उसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप इवेल्युएट कीजिए, क्या ये पॉलिसी अच्छे से काम कर पाई है या नहीं कर पाई है। यह पॉलिसी बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर पाई है, जो कुछ हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं है। देखिए कुछ पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। एक तो साफ साफ देखिए, इस जो लॉज हमने बनाए हैं, आप शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 या ऐसा कुछ भी देख लीजिए, उनका एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा वीक है। यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में इतनी ज्यादा डाइवर्जेंस है, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कैसे इन लॉज को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। और जो इनकी एजुकेशन थी और जो इनकी लैंग्वेज थी, हमने कहा था कि इनकी तरक्की होनी चाहिए लेकिन इनकी खुद की लैंग्वेज को, लेकिन इनकी लैंग्वेज की इतनी ज्यादा स्लो डेवलपमेंट है, तो लैंग्वेज की स्लो डेवलपमेंट को सब कुछ, सारा विकास ही रुक जाएगा। जैसे क्या बंदा एजुकेशन लेगा, क्या जस्टिस सिस्टम चलाएगा, क्या लीगल सिस्टम होगा, जब तक लैंग्वेज ही उनकी डेवलप नहीं होगी तो उनको फॉरेस्ट राइट्स का किसी का उनको ज्ञान होगा ही नहीं। और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन की एपैथी मान लीजिए आप, यानी बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन इनडिफरेंट है सारा, या तो वो पूरे के पूरे डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, एक सेंसिटाइजेशन या फिर आप कह सकते हैं इसको बिल्कुल भी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि बहुत सारे केसेस तो हम ही पढ़ते हैं, नियमगिरी में केस हुआ था जब वेदांता में आयरन माइनिंग के लिए वहां पे कर रहे थे, तो ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट किया था। और इस तरह के अंडमान निकोबार में देख लीजिए, उनके कल्चर के अंदर इंटरफेरेंस और फोटो लेने की बात आई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी उसके बाद में ये सब बंद हुआ था। और एक फाइन है वहां पर, यानी जो कोई भी उनकी फोटो लेगा तो उस पर यू कैन से लीगल पीनल प्रोविजंस हैं, उन पर सजा भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट ये है, जस्टिस सिस्टम है बिल्कुल वीक है, यानी उनको अपने राइट्स का पता नहीं है, तो उनको जा नहीं सकते कोर्ट में, तो उनको एक जस्टिस दिलाने के लिए एक मैकेनिज्म है वो बहुत स्लो है, और उनको अवेयरनेस भी इस मामले में कम है। तो जस्टिस सिस्टम तो किसी भी सोसाइटी की नींव होती है, फाउंडेशन होती है, अगर वो वीक है तो कोई भी सोसाइटी अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती। जो पांचवा यहां पर पॉइंट है, देखिए ट्राइबल्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, आपने देखा हो कई बार। एक होते हैं एलीट ट्राइबल्स यानी हायर ट्राइबल्स, और एक होता है लोअर ट्राइबल यानी जो बिल्कुल पिछड़े ट्राइबल्स आप कह सकते हैं। तो करते क्या है, आपस में इनकी फाइट होती है। मणिपुर में भी फाइट है, जैसे कुकीज और मैत्री, 3 कम्युनिटीज, वहां पे नागा भी है। और एलीट जो ट्राइब्स है वो क्या करती है, आउटसाइडर के साथ मिल जाती हैं।
यानी यहाँ पे एलिट, यहाँ पे आउटसाइडर। तो दोनों मिलके ये जो लोअर ट्राइब्स होती है, यानी जो पिछड़ी ट्राइब्स होती है, इनका दमन करती हैं और इसीलिए ये पिछड़े हुए हैं। यानी ट्राइबल के अंदर भी बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स है और बहुत ज्यादा आपस में भी लड़ती हैं ट्राइब्स, खास करके नॉर्थ ईस्ट में आपने ये चीज देखा होगा। तो बस इतना ही था, ये एक क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जो नेहरू की ट्राइबल पॉलिसी थी वो आज भी रेलेवेंट है क्या नहीं? मतलब हमें जो नेहरू की ट्राइबल पॉलिसी थी उसमें कुछ चेंज लाना चाहिए ताकि ट्राइबल्स को अब ऊपर उठाया जा सके, उनके स्टेटस को ऊपर उठाया जा सके, वो अपने हिसाब से डेवलप कर सकें। या फिर हमें कुछ, अगर आपको लगता है कि नहीं नेहरू की पॉलिसी रेलेवेंट नहीं है, तो आप अपने हिसाब से सजेशंस दे सकते हैं कि क्या चेंज हम ला सकते हैं नेहरू की पॉलिसी में। ठीक है, थैंक्स वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग।